हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। जैसा कि हमने पिछली क्लास के अंदर देखा था कि जो आर सेट एग्जाम है उसके अंदर लाइफ साइंस जो सब्जेक्ट है, यानी जिसके अंदर जिस विद्यार्थी ने बोटनी जूलॉजी के अंदर एमएससी कर रखी है वो उसके लिए क्वालिफाई होंगे। तो जो अपने आर सेट का एग्जाम है उसके अंदर लाइफ साइंस के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट, कौन कौन से टॉपिक आएंगे उनके बारे में हमने डिस्कस किया था कि कुछ बोटनी के पार्ट्स थे, कुछ जूलॉजी के पार्ट थे और टोटल 14 यूनिट्स थी उसके अंदर। लाइफ साइंस का जो आपके सिलेबस है उसके अंदर 14 यूनिट्स थी। तो देखिए, जो 14 यूनिट्स थी उसके अंदर मैंने आपको एक यूनिट बताई थी, इंपॉर्टेंट भी थी, प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी, तो ये जो प्लांट फिजियोलॉजी है ये एक इम्पोर्टेंट है। इसमें से लगभग 7 to 6 क्वेश्चन आते हैं। तो प्लांट फिजियोलॉजी से हम स्टार्ट करते हैं, फिर हम एनिमल फिजियोलॉजी, दूसरी जो भी इम्पोर्टेंट, पहले मैं जो जो यूनिट्स इम्पोर्टेंट है उसी को करवाऊंगी, उसके बाद हम जितना भी टाइम बचेगा जो एक्स्ट्रा यूनिट बचती है उनको भी हम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो सबसे पहले मैंने आपको 5-4 जो इम्पोर्टेंट यूनिट्स बनाई है उनको हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, प्लांट फिजियोलॉजी में क्या पढ़ेंगे हम। प्लांट फिजियोलॉजी, और इसके अंदर जो सबसे पहला टॉपिक आएगा वो आएगा फोटोसिंथेसिस। वैसे आप जो विस्तृत सिलेबस देखोगे, जो इसका पाठ्यक्रम देखोगे, उसके अंदर प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर फोटोसिंथेसिस है, यानी प्लांट्स के अंदर जो जो एक्टिविटी होगी वो सारी डिस्कस करेंगे हम किसके अंदर, प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर। जिसमें से फोटोसिंथेसिस होता है, रेस्पिरेशन होता है, नाइट्रोजन साइकिल होती है, जो प्लांट्स के अंदर हार्मोन होते हैं, फाइटो हार्मोन बोला जाता है, उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट जो इसके अंदर पार्ट आएगा वो आएगा फोटोसिंथेसिस, या जिसे प्रकाश संश्लेषण भी कहा जाता है। फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण। देखिए, शुरू से ही हम जैसे 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है कि जो भी हरे प्लांट्स है उनकी पत्तियों के द्वारा सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब किया जाता है, और साथ के अंदर क्लोरोफिल उनके अंदर होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो एनवायरमेंट से लेती है, साथ में वाटर है वो जड़ों से लिया जाता है, रूट से लिया जाता है, और इन सबको मिलाकर प्लांट्स क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट बनाता है ग्लूकोज के फॉर्म में, और साथ में ऑक्सीजन गैस निकलती है। यानी जो फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण होता है वो मुख्य रूप से प्लांट्स के अंदर होता है, और कुछ बैक्टीरिया होते हैं जैसे साइनोबैक्टीरिया, और ये है, ये भी क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। और इसलिए इनको क्या बोला जाता है, स्वपोषी कहा जाता है। यानी अपना पोषण खुद अपने आप बनाने वाले क्या कहलाते हैं, स्वपोषी। हम जैसे मानव है, अन्य जीव है, हम परपोषी है। परपोषी कैसे, हम खाना खुद बना लेंगे, ऐसा नहीं है। यानी अगर हमारे शरीर के अंदर सूर्य के प्रकाश से अपने आप भोजन बन जाता, हमें बाहर से खाने की जरूरत नहीं पड़ती, तब हम क्या कहलाते हैं, स्वपोषी। लेकिन हम खाने के लिए प्लांट्स पर निर्भर रहते हैं। कुछ मांसाहारी होते हैं जो मांस को खाते हैं, शाकाहारी सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं, कुछ सभी को खाते हैं। तो इस आधार पर जो मनुष्य है वो क्या करता है, कभी स्वपोषी नहीं होता, परपोषी होता है। यानी वो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकता। अब देखिए, जो प्रकाश संश्लेषण है उसके लिए क्या क्या चीजें आवश्यक है। सबसे पहले तो प्रकाश या लाइट चाहिए, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए, साथ में वाटर चाहिए। ये तीनों हमें भी मिल सकती है वातावरण से। सूर्य से प्रकाश हम भी ले सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस वातावरण से हम भी ले सकते हैं, जल हमें भी प्राप्त होता है। लेकिन हमारे पास क्या नहीं होता है, हमारे पास क्लोरोफिल नहीं होता है। जो प्लांट की कोशिका में, प्लांट की सेल में होता है क्लोरोफिल, ठीक है। ये क्लोरोफिल हमारे अंदर नहीं होता, इसलिए मानव प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाता। इन सब को मिलाकर जो प्लांट्स है वो क्या बनाएगा, ग्लूकोज बनाएगा, जो कार्बोहाइड्रेट का रूप है, C6H12O6। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, और साथ में क्या निकलेगी, ऑक्सीजन गैस। तो आपको प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा पूछे, एक सिंपल रूप में प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, तो पौधों के हरे भागों द्वारा, या पौधे की हम पत्ती लिख सकते हैं या पादप लिख सकते हैं, प्लांट, पौधे की पत्ती के द्वारा या हरे भाग के द्वारा सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल को मिलाकर ग्लूकोज बनाना, साथ में ऑक्सीजन गैस निकलना, क्या कहलाता है, प्रकाश संश्लेषण। या प्रकाश संश्लेषण ऐसा भी बोल सकते हैं इसको
कि प्रकाश संश्लेषण में अकार्बनिक पोषक पदार्थों से क्या बनाया जाता है? कार्बनिक पोषक पदार्थ। क्या बनाया जाता है? कार्बनिक पोषक पदार्थ। अकार्बनिक पोषक पदार्थ किसे बोला गया? अकार्बनिक पोषक पदार्थ है कार्बन डाइऑक्साइड और जल। कार्बनिक पोषक पदार्थ कौन है? ग्लूकोज। ध्यान रखना, इसके अंदर ग्लूकोज है वो मुख्य उत्पाद होगा प्रकाश संश्लेषण में। ग्लूकोज क्या होगा? मुख्य उत्पाद। और ऑक्सीजन क्या होगा? उप उत्पाद। आया ना समझ में? प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? पौधे के हरे भागों द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग करके क्लोरोफिल की सहायता से ग्लूकोज बनाना, साथ में ऑक्सीजन गैस निकालना क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। यह प्रकाश संश्लेषण के अंदर अकार्बनिक पोषक पदार्थ से किसका निर्माण किया जाता है? कार्बनिक पोषक पदार्थ का निर्माण किया जाता है। ऑक्सीजन गैस वातावरण में निकल जाती है और जो ग्लूकोज है वो स्टार्च के रूप में बदलता है और प्लांट के अंदर स्टोर हो जाता है, जो फूड के रूप में है वो स्टोर रहता है। नोट कीजिए इसको। तो इसके आगे हम देखते हैं, ये जो प्रकाश संश्लेषण है इसके लिए एक अलग नाम भी आता है कि इसे एक तो एनाबॉलिक प्रोसेस कहा जाता है। एनाबॉलिक प्रोसेस। एनाबॉलिक प्रोसेस का मीनिंग क्या होता है? कि इसे संश्लेषण प्रक्रम कहा जाता है। संश्लेषण प्रक्रम यानी अभी मैंने बताया कि यह अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करता है। अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करता है, इसलिए इसे संश्लेषण प्रक्रम या एनाबॉलिक प्रोसेस कहा जाता है। उसके अलावा इसके अंदर इसे रेडॉक्स रिएक्शन भी कहा जाता है। रेडॉक्स रिएक्शन यानी इसके अंदर ऑक्सीकरण भी होगा और अपचयन भी होगा। ऑक्सीकरण प्लस अपचयन दोनों होता है। किसके अंदर? प्रकाश संश्लेषण के अंदर। ठीक है, ऑक्सीकरण भी होगा और अपचयन भी होगा, यानी ऑक्सीजन गैस निकलेगी भी और ग्रहण भी की जाएगी। ठीक है, इसके अलावा जो प्रकाश संश्लेषण है वो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है ऑक्सी एरोबिक और एक होता है अनऑक्सी एनारोबिक। ऑक्सी का मतलब है इसके अंदर उप उत्पाद क्या निकलेगी? ऑक्सीजन। उप उत्पाद क्या निकलेगी? ऑक्सीजन। और जो अनऑक्सी है इसके अंदर उप उत्पाद क्या निकलेगी? सल्फर गैस। उप उत्पाद क्या निकलेगी? सल्फर गैस। मुख्यतया पौधों के अंदर साइनोबैक्टीरिया के अंदर कैसा प्रकाश संश्लेषण होता है? ऑक्सी प्रकाश संश्लेषण होता है। यानी उदाहरण क्या होगा? हरे पादप, ग्रीन प्लांट्स और साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल भी बोलते हैं इन्हें। और इनका जो अब आपके उदाहरण है वो क्या होगा? सल्फर बैक्टीरिया। क्या होगा? सल्फर बैक्टीरिया। तो आपको क्या पॉइंट ध्यान रखना है? प्रकाश संश्लेषण एक एनाबॉलिक प्रोसेस है, यानी संश्लेषण प्रक्रम है जिसके अंदर अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण या निर्माण किया जाता है। रेडॉक्स रिएक्शन है, यानी जिसमें ऑक्सीकरण भी होगा और अपचयन भी होगा। देखिए इसके अंदर आपने क्या जोड़ा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, आगे क्या बन गया? C6H12O6 प्लस O2। देखिए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, यहां पर तीनों कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और साथ में ऑक्सीजन गैस निकली। तो ये जो ऑक्सीजन गैस निकली ना, ये किससे निकली? पानी से निकली। ऑक्सीजन गैस किसी से निकलना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। और ऑक्सीजन गैस किसी में जुड़ना क्या कहलाता है? अपचयन।
तो देखिए, हालांकि मैंने बताया कि जो प्रकाश संश्लेषण एक रेडॉक्स रिएक्शन है, यानी इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होगा, लेकिन अगर आपको रेडॉक्स रिएक्शन ऑप्शन में ना देकर अगर एक पूछे कि प्रकाश संश्लेषण मुख्य रूप से है ऑक्सीकरण या अपचयन, तो आपका आंसर क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण एक ऑक्सीकरण प्रक्रम है, क्योंकि मेनली इसके अंदर जो ऑक्सीजन गैस जल से निकल कर आ रही है, ये पॉइंट भी आपको साथ में ध्यान रखना है कि हरे पादपों के अंदर ऑक्सीजन गैस निकली जो प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद हुई है, कहां से आई? क्योंकि ऑक्सीजन गैस कार्बन डाइऑक्साइड में भी है और जल में भी है, तो ध्यान रखना ये जो ऑक्सीजन गैस निकल कर आई ना, ये कहां से निकल कर आई? H2O यानी जल के अणु से निकल कर आई। उसके अलावा एक पॉइंट आता है कि ये एक ऊष्मा शोषी प्रक्रम है, ऊष्मा शोषी या ऊर्जा शोषी, यानी आपको इस प्रक्रम को करवाने के लिए बाहर से ऊर्जा या ऊष्मा है वो प्रकाश देना पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, इसलिए इसको ऊष्मा शोषी प्रक्रम बोलते हैं। ठीक है, और अगला प्रक्रम है, जो अगला पॉइंट है वो है कि प्रकाश संश्लेषण में फोटोसिंथेसिस में प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। जो सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन आता है उसमें कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सी ऊर्जा में बदलती है, तो ध्यान रखना है प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। यह एक रेडॉक्स रिएक्शन है, लेकिन मुख्य रूप से ये क्या, एक प्रकार का ऑक्सीकरण। प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन गैस निकल कर आती है वो किसके अणु से निकल कर आती है? पानी के अणु से। ये एक एनाबॉलिक प्रोसेस है, यानी संश्लेषण प्रक्रम है जिसमें अकार्बनिक पदार्थों का अपघटन करके कार्बनिक पदार्थों का निर्माण किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण दो प्रकार का होता है, ऑक्सी और अनऑक्सी। ऑक्सी जिसमें ऑक्सीजन मुक्त होती है, ये किसमें होता है? हरे पादप और साइनोबैक्टीरिया। और अनऑक्सी जिसमें ऑक्सीजन उप उत्पाद के रूप में ना निकलकर कौन सी गैस निकलती है? सल्फर गैस निकलती है। और ये किसमें होता है? सल्फर बैक्टीरिया के अंदर होता है। सल्फर बैक्टीरिया, ये एग्जाम्पल इसका है, इसका उदाहरण है सल्फर बैक्टीरिया। देखिए स्टूडेंट्स, जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करने चाहते हैं, आरसेट की तैयारी करना चाहते हैं, ज्यादातर देखा है कि हिंदी मीडियम की ना तो बुक्स आती है ना ढंग की कोई कोचिंग आती है। जो सबसे बेस्ट इसकी कोचिंग है IFAS है, जो मोस्टली इंग्लिश मीडियम में है, इसकी बुक्स आती है वो भी इंग्लिश मीडियम है। तो जो भी हिंदी मीडियम के विद्यार्थी जो आरसेट की असिस्टेंट प्रोफेसर की हिंदी मीडियम में तैयारी करना चाहते हैं वो मेरी क्लास से जरूर जुड़ना, उनको बिल्कुल फायदा होगा। ठीक है, तो नोट कर लीजिए आप इसको। तो अब हम आगे देखते हैं। अगला जो पार्ट आता है वो आता है हिस्ट्री ऑफ फोटोसिंथेसिस। हिस्ट्री ऑफ फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण से संबंधित अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा कौन सी थ्योरी दी गई, क्या क्या सिद्धांत दिए गए, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो वैज्ञानिक आता है उनका नाम है स्टीफन हेल्स। स्टीफन हेल्स। ये जो स्टीफन हेल्स है इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, या इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ फोटोसिंथेसिस। और इनके द्वारा जो सिद्धांत दिया गया वो था न्यूट्रिशन थ्योरी। न्यूट्रिशन थ्योरी यानी न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक पदार्थों की प्लांट्स के ग्रोथ में फोटोसिंथेसिस में क्या महत्व है, इसके बारे में किसने बताया? स्टीफन हेल्स। तो आपको ज्यादा थ्योरी नहीं पढ़नी है, बस इतना ही ध्यान रखना है। फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी यानी प्लांट फिजियोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है? स्टीफन हेल्स। फादर ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण का पिता कहा जाता है स्टीफन हेल्स। और इन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी? न्यूट्रिशन
थ्योरी। अगला है जोसेफ प्रिस्टले। जोसेफ प्रिस्टले दूसरे नंबर के जो वैज्ञानिक है वो है जोसेफ प्रिस्टले। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 1774 सन 1774 में ऑक्सीजन की खोज की थी। ऑक्सीजन की खोज की थी, इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? जोसेफ प्रिस्टल ने 1774 में। इन्होंने पौधे की वृद्धि में वायु की अनिवार्यता को सिद्ध किया कि प्लांट्स ग्रोथ करेगा, उसमें वायु का रोल है या नहीं है, इसके बारे में इन्होंने बताया था। यानी इन्होंने पादप के पोषण में वायु की अनिवार्यता को सिद्ध किया। पादप के पोषण में वायु की अनिवार्यता को सिद्ध किया किसने? जोसेफ प्रिस्टले ने। और इन्होंने किसकी खोज की थी? 1774 में ऑक्सीजन गैस की खोज की थी। अगली वैज्ञानिक है मोल, जिसे बोला जाता है मोल की आधी पत्ती का प्रयोग। मोल की आधी पत्ती का प्रयोग। और इस प्रयोग में इन्होंने किसकी महत्व बताया? कार्बन डाइऑक्साइड का। यानी इन्होंने प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड के महत्व को, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड के महत्व को समझाया। किसने? मोल ने। तीनों वैज्ञानिक अभी ध्यान रखना है। सबसे पहले स्टीफन हेल्स, जिन्हें फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, फादर ऑफ फोटोसिंथेसिस कहा जाता है, उन्होंने न्यूट्रिशन थ्योरी दी, यानी पादप की वृद्धि में पोषक पदार्थों का क्या महत्व है वो बताया उन्होंने। दूसरे थे जोसेफ प्रिस्टले, जिन्होंने 1774 में ऑक्सीजन गैस की खोज की थी तथा इन्होंने पादप के पोषण में किसकी अनिवार्यता को बताया? वायु की अनिवार्यता को बताया। तीसरा मोल की आधी पत्ती का प्रयोग, जो क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड के महत्व को समझाता है। इसी प्रकार एक आगे आएगा सबलित आधी पत्ती का प्रयोग, वो क्या प्रूव करता है कि प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का क्या महत्व है वो प्रकट करता है। तो इनको नोट कीजिए, इसी के साथ एक और लिख लीजिए, सबलित पत्ती प्रयोग। सबलित की आधी पत्ती का प्रयोग क्या बताता है? प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का महत्व है। प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का महत्व है। नोट कर लीजिए चारों। सबसे पहले स्टीफन हेल्स, फिर जोसेफ प्रिस्टले, मोल की आधी पत्ती का प्रयोग। देखिए ये पत्ती वाला दोनों कैसे याद रखो, कोई मोल नाम छोटा है तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 छोटा सा, सबलित 4 अक्षों का, क्लोरोफिल थोड़ा सा बड़ा। यानी मोल की आधी पत्ती का प्रयोग किसके महत्व को बता रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड को। और सबलित आधी पत्ती का प्रयोग किसको बता रहा है? क्लोरोफिल के महत्व को। हालांकि प्रकाश संश्लेषण में सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका है? क्लोरोफिल का ही तो है, क्योंकि अगर क्लोरोफिल हमारे अंदर भी होता तो हम भी क्या करते? धूप में जाकर बैठ जाते, आराम से अंदर भोजन बनते रहता, ना तो भोजन खाने की टेंशन होती, ना कमाने की टेंशन होती, आराम से सूर्य के प्रकाश में बैठे रहते, गप्पे हाँकते रहते और अपने आप अंदर भोजन बन जाता। कितना बढ़िया होता। और सभी हरे रंग के होते, कोई काला गोरा नहीं होता। ठीक है, नोट कीजिए इसको। अगला वैज्ञानिक पढ़ते हैं इसी क्रम में। अगला वैज्ञानिक है जॉन इंजेनहाउस। जॉन इंजेनहाउस ने क्या बताया था? जॉन इंजेनहाउस, इन्होंने क्या बताया था कि प्रकाश संश्लेषण में उपयोगी क्या है? प्रकाश। और इन्होंने बोला कि प्रकाश संश्लेषण में पौधे का केवल या पत्ती का केवल हरा भाग ही कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ सकता है। तो इन्होंने क्या बताया? प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश के महत्व को बताया। किसने?
जॉन इंजेनहाउस ने प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश के महत्व को बताया। और इन्होंने क्या बोला, इन्होंने कहा कि प्रकाश संश्लेषण में पादप का केवल हरा भाग ही ऑक्सीजन छोड़ सकता है। तो जॉन इंजेनहाउस ने एक तो प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश के महत्व को बताया और दूसरा क्या बताया कि प्रकाश संश्लेषण में पादप का केवल हरा भाग ही ऑक्सीजन को है वो छोड़ सकता है। इसी क्रम में अगला है कॉर्नेलियस वॉन नील नामक वैज्ञानिक। इन्होंने प्रकाश की रेडॉक्स प्रवृत्ति को बताया था। अभी मैंने समझा रेडॉक्स यानी ऑक्सीकरण भी होना और अपचयन भी होना। जब दोनों ऑक्सीकरण और अपचयन साथ साथ होते हैं तो उस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीकरण होता है जल का, कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है, यानी दोनों साथ साथ हो रहे हैं। तो प्रकाश संश्लेषण एक प्रकार की क्या है, रेडॉक्स प्रक्रिया है। अभी मैंने बताया तो इसके बारे में किस वैज्ञानिक ने बताया था, कॉर्नेलियस वॉन नील। यानी इन्होंने प्रकाश संश्लेषण की रेडॉक्स प्रवृत्ति को बताया, प्रकाश संश्लेषण की रेडॉक्स प्रवृत्ति बताई। तथा इन्होंने क्या बताया, ये चीज ध्यान रखना, कई बार पूछा जाता है इसमें ऑक्सीकरण किसका होता है, अपचयन किसका होता है। तो जल का तो क्या होता है ऑक्सीकरण और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है अपचयन। जल का ऑक्सीकरण और कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन दोनों साथ साथ हो रहे हैं, इसलिए फोटोसिंथेसिस एक प्रकार का क्या है, रेडॉक्स प्रोसेस है। नोट कर लीजिए इसको। और अगले जो वैज्ञानिक आते हैं वो है जूलियन वॉन सेचस। जूलियन वॉन सेचस इन्होंने क्या बताया था कि पौधे के अंदर जो ग्लूकोज बनता है वो ग्लूकोज बन तो जाता है, लेकिन अगर पौधे को उस टाइम फूड की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसको स्टोर करना है, तो वो स्टोर हमेशा किसके रूप में रहेगा, स्टार्च के रूप में रहेगा। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि पादप में भोजन ग्लूकोज के रूप में बनता है, ग्लूकोज के रूप में बनता है, ग्लूकोज के रूप में बनता है, जबकि संग्रहित स्टार्च के रूप में होता है। ये भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जो डाइमर के रूप में होता है, जबकि संग्रहित स्टार्च के रूप में होता है, संग्रहित स्टार्च के रूप में होता है। तो ये कुछ हमने वैज्ञानिक उनकी थ्योरी के बारे में स्टडी की, फोटोसिंथेसिस के बेसिक पॉइंट्स के बारे में पढ़ा। आज हमने प्लांट फिजियोलॉजी का जो सबसे फर्स्ट पार्ट है प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस को पढ़ा। और इसी क्रम में अगली क्लास में हम कुछ वैज्ञानिक और बचे उनके बारे में पढ़ेंगे, C3 साइकिल, C4 साइकिल, केम साइकिल, इन सब के बारे में स्टडी करते हुए कंटिन्यू पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ तक जो आपने पढ़ा इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी क्रम में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।